हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए ये हमारे साइंस की क्लास नंबर 41 होने वाली है, जिसमें हमने कल एक नया टॉपिक आपका स्टार्ट किया हुआ था। आपका टॉपिक कौन सा है? जैविक प्रक्रियाएं एवं अनुकूलन। तो इसमें कल सारी चीज़ें आपको बता दी थी कि क्या क्या हमें इसमें पढ़ना होता है। तो कल का लेक्चर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें अभी तक बायोलॉजी के जितने भी हमने टॉपिक कराए हुए हैं सारे के सारे वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये अभी तक हमारे बायोलॉजी की क्लास नंबर 41 है, ठीक है। इससे पहले हमारी 40 क्लासेस हो गई हैं, जिसमें हमने आपको जितने भी आपकी जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको कराई हुई हैं, ठीक है। जैसे सजीव जगत हो गया, आपके जीवों की वर्गीकरण प्रणाली हो गई, इसके बाद आपके अन्य जो टॉपिक होते हैं जीवों की 5 जगत प्रणाली में आपको 5 जगत बहुत अच्छे से कराए हुए हैं। इसके बाद का आपका जो टॉपिक आता है वो है जैविक प्रक्रियाएं एवं अनुकूलन। कोई जीव कैसे जीवित है, क्यों सजीव है, इसके जीवित होने का कारण क्या है। तो इसमें आपको पोषण वगैरह पढ़ना होता है, ठीक है। जैविक प्रक्रियाओं में आपके पोषण, अब चाहे जंतुओं में पोषण हो या आपके पादपों में पोषण हो। तो कल के सेशन में हमने यही पढ़ा हुआ था कि पोषण क्या होता है, जंतुओं में किस प्रकार से पोषण होता है और पादपों में किस प्रकार से पोषण होता है, ठीक है। आज के सेशन में हम अनुकूलन पढ़ेंगे। तो आपने अनुकूलन शब्द तो सुना ही होगा, यदि आपने वर्ग 3 की तैयारी की थी और उसमें आपने सीडीपी पढ़ा होगा तो जीन पियाजे के टर्म जो होते हैं उसमें एक शब्द आता है अनुकूलन यानी एडेप्टेशन, ठीक है। तो अनुकूलन आप वाकिफ होंगे इसकी डेफिनेशन से। अब थोड़ी सी वहाँ पर जो है उसकी डेफिनेशन चेंज थी, ठीक है, क्योंकि वो सीडीपी का टॉपिक था। अब यहाँ आपको ये जो आपका टॉपिक है ये आपको बायोलॉजी में पढ़ना है, अनुकूलन क्या कहलाता है। तो आपको अपनी भाषा में बता दें, अनुकूलन जैसे आप हैं, ठीक है, तो आप अपने वातावरण में परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, वही अनुकूलन कहलाता है, ठीक है। अपने आप को परिस्थिति को देखकर बदल लेना अनुकूलन कहलाता है, ठीक। जैसे मान के चलिए एक एग्जाम्पल आपको दें, कहीं किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, क्या हो गई, डेथ हो जाती है। तो वहाँ पर हम कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते कि कोई गाना बजा दें या फिर अन्य चीज़ ऐसी, ठीक है। तो ये नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ परिस्थिति दूसरी है, वहाँ गम का माहौल है, तो वैसा हमें होना पड़ता है, ठीक है। और जैसे कहीं कोई शादी हो रही है, ठीक है, तो वहाँ हम रोते नहीं हैं या रोएंगे नहीं क्योंकि वहाँ हंसी खुशी का माहौल है। तो परिस्थिति को देखकर उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही क्या कहलाता है, आपका अनुकूलन कहलाता है। अब ये हर चीज़ में देखने को मिलेगा, जो पौधे होते हैं उनमें भी अनुकूलन के गुण पाए जाते हैं। जिस प्रजाति के पौधे जहाँ पर होते हैं तो उसी के अनुसार वहाँ जो पौधे होते हैं वो अपने आप को ढाल लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपने पौधे तो बहुत सारे पढ़े होंगे, जैसे जलोद्भिद क्या होते हैं, लवणोद्भिद क्या कहलाते हैं, समोद्भिद क्या होते हैं, मैंग्रोव वनस्पति क्या होती है, प्लावी पादप क्या कहलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही आपको अनुकूलन में पढ़नी है। तो आइए एक एक करके हम सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ हम प्लांट्स की ही बात करने वाले हैं, पादपों में अनुकूलन कैसे होता है। तो कोई भी पादप किसी पर्यावरण में, पर्यावरण का मतलब होता है उसके आसपास का क्षेत्र जहाँ पर वो निवास कर रहा है, ठीक है। पर्यावरण कहें या वातावरण एक ही बात है। तो कोई भी पादप किसी पर्यावरण में जीवित रहने और जनन करने में कुछ अनुकूलनों के कारण सक्षम होता है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे जंगल का राजा शेर है तो वो अपने आप को शेर मानने लगे अपने वातावरण का। कोई पादप है तो वो ऐसा नहीं होगा कि जिस इलाके का वो प्लांट है वो अपने आप को ही सब कुछ माने, नहीं, क्योंकि वो क्या करेगा, अनुकूलित होगा। कैसे अनुकूलित, यदि उसे वहाँ के पर्यावरण या वातावरण के अनुसार ढलना है तो वह अपने जीवन को चलाने के लिए सुचारू रूप से, ठीक है, और जनन करने में कुछ अनुकूलनों के कारण वो सक्षम हो पाता है। वो अपने आप को बदलता रहता है। अनुकूलन को किसी जीव की संरचना में ऐसे रूपांतरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, यहाँ जीव की बात की जा रही है कि जो किसी पर्यावास विशेष में उसकी उत्तरजीविता को बढ़ावा देता है। तो आपको रटना कुछ भी नहीं है, बस ये टॉपिक एक बार आप समझ करके पढ़ते चलिए। यकीन मानिए जब आप
एग्ज़ाम्स हॉल में बैठे होंगे तो वहाँ ये आपके जो टॉपिक्स हैं आपके दिमाग में घूमेंगे, ठीक है। यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ऑटोमेटिकली, अब बच्चे क्या बोलते हैं कि जो हमने पढ़ा या जिस बुक से पढ़ा है वहाँ से कुछ भी नहीं आया, तो ऐसा कभी नहीं होता कि जिस किसी भी बुक से आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरा का पूरा वहाँ से फंस जाए। इसका बेनिफिट आपको ये होता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का, बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ों को कवर करने का, कि जैसे मान के चलिए कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कोई क्वेश्चन आया, आपने नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, अब वहाँ 4 ऑप्शन आ गए, तो उन ऑप्शंस में से आप उनको काट सकते हैं। यदि आपने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रखा है तो उन ऑप्शन को आप निगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं ये तो इसका मतलब आंसर होता है, ये इसका होता है, तो 2 ऑप्शन भी यदि आप काट लेते हैं तो हज़ारों बच्चों से आगे हो जाते हैं, क्योंकि फिर 2 ऑप्शन बचते हैं और इनमें से आप फिर सही पर पहुंच जाते हैं। ये बेनिफिट होता है आपकी बहुत ज़्यादा तैयारी करने का, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ करके हर एक टॉपिक को आप टच करते चलिए, क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर आपको हो सकता है ये टॉपिक ना आपको कहीं मिले और आप इनको छोड़ भी देते हैं, ठीक है। तो आप डेली क्लास को अटेंड करें और अच्छे से आप समझते हुए सारी चीज़ों को कवर करें, तो आपको यकीन मानिए बहुत सारा बेनिफिट यहाँ पर होगा। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं, ये आपको रटना कुछ नहीं है, बस समझते चलिए कि अनुकूलन क्या होता है, किस प्रकार से कौन से प्लांट्स होते हैं, कैसे कैसे वो अनुकूलित होते हैं परिस्थिति के अनुसार, और उनको जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो जीवित यदि रहना है तो किसी भी पादप को पर्यावरण में, तो वो जीवित रहने और जनन करने में कुछ अनुकूलनों के कारण ऐसा सक्षम हो पाता है। फिर क्या दिया है, अनुकूलन को किसी जीव की संरचना में ऐसे रूपांतरण के रूप में परिभाषित हम करेंगे जो किसी पर्यावास विशेष में उसकी उत्तरजीविता को बढ़ावा देता है। मतलब इनका ये कहना है कि जो अनुकूलन है, यदि हम कोई जीव की बात कर रहे हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम इस तरह से कहेंगे कि वो जीव अनुकूलित होता है और अपने पर्यावरण में विशेष पर्यावरण जो विशेष होता है, मतलब कोई विशेष स्थान होता है तो उसकी उत्तरजीविता को बढ़ाता है, मतलब रेगुलरिटी बनाए रखता है अपने जीवन की। फिर इसमें मुख्य रूप से आकारकीय रूपांतरण, मतलब जो जीव की संरचना हो या किसी प्लांट्स की संरचना हो तो उसमें जो अनुकूलित होते हैं, मतलब परिस्थिति के अनुसार, तो उसमें उसका जो आकार होता है उसमें भी कुछ रूपांतरण हो जाता है, और कोशिका जो ऊतक होते हैं उनमें भी ऊतकीय परिवर्तन हो जाता है। मतलब हर तरफ से परिवर्तन देखने को मिलेंगे जब कोई व्यक्ति किसी पर्यावरण विशेष के प्रति बदलाव लाता है, तो उसमें क्या होगा, आकार में भी परिवर्तन होगा, क्रियाओं में भी परिवर्तन होगा, और ऊतक जो जिससे शरीर का निर्माण होता है उसमें भी परिवर्तन होता है, ठीक है। अब ये परिवर्तन जो है वो वंशागत होते हैं। कैसे होते हैं, मतलब वंशागत होते हैं, वंश के अनुसार जो आनुवंश की आपने खूब पढ़ा होगा, हेरेडिटी, ठीक है। तो वंशानुगत लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवर्तन होता रहता है वही वंशानुगत परिवर्तन होते हैं। तो जो ऊतकीय परिवर्तन है, जैसे शरीर क्रियात्मक परिवर्तन है, तो आपने देखा होगा बौने माता पिता की संतानें बौनी होती हैं, और आपके जो मंद बुद्धि माता पिता होते हैं उनकी संतानें मंद बुद्धि। ये बात अलग है कि एक प्रतिगमन का नियम हुआ करता था CDP में, तो ये विपरीत हो जाता था, ठीक है, लेकिन माना यही जाता है। तो इसी प्रकार से आपके प्लांट्स में भी देखने को मिलते हैं और विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होते हैं। अब देखिए, ऐसे अनुकूलन कड़ी धूप, छाया, सर्दी, गर्मी, हवा, आर्द्रता, शुष्क और नम स्थितियों में पादपों की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करते हैं। तो ये प्लांट्स की बात की जा रही है यहाँ पर। तो जो अनुकूलन है वो कड़ी धूप, छाया, सर्दी, गर्मी, हवा, आर्द्रता, शुष्क और नम स्थितियों में पादपों की उत्तरजीविता को भी सुनिश्चित कर लेते हैं। मतलब यदि ये इनमें किसी पर्यावरण विशेष के प्रति ढलने की क्षमता है तो फिर चाहे कितनी भी धूप हो, छाया हो, सर्दी, गर्मी, सभी में अपने आप को जीवित रख पाते हैं और अपनी उत्तरजीविता को सुनिश्चित कर पाते हैं। प्लांट्स में ये गुण देखने को मिलता है। तो आपको ये रटना नहीं है, बस ये समझ के चलिए कि अनुकूलन कहलाता क्या है, ठीक। अब देखिए, किसी विशेष पर्यायवास होगा यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। किसी विशेष पर्यायवास या पर्यावरण स्थिति के लिए अनुकूल भोजन और जल के संवहन तथा बाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है। मतलब जो अनुकूलन होता है, ठीक है, अनुकूलन जो एडेप्टेशन वगैरह होता है, तो यह भोजन और जल के संवहन और बाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित कर देता है किसी पर्यावरण विशेष में। क्यों करेगा, क्योंकि जब मान के चलिए दूसरी परिस्थिति का पौधा है और इसको दूसरी परिस्थिति में यदि उगाया जाता है तो इसको ढलना पड़ेगा इसके अनुसार, ठीक है। और यहाँ जैसा रहन सहन होगा, जैसे एक समाज से हम दूसरे समाज में जाते हैं तो हम उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसको हम मनुष्य से जोड़कर इसलिए बता रहे हैं ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। तो
तो जैसे हम एक अपने समाज से दूसरे समाज में जाते हैं या दूसरे इलाके में जाते हैं, तो वहाँ जैसा रीति रिवाज, जैसा खान पान होगा, जैसी वेशभूषा होगी, वैसे ही हम बनाते हैं। तो उसी तरह से प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, तो हमारे किस पर, शरीर पर पड़ेगा, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो मानव की बात हुई। तो जो प्लांट्स में बदलाव होगा तो उसमें क्या, प्लांट्स में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। इसके बाद जल का संवहन होता है जड़ों के माध्यम से, जाइलम फ्लोएम के माध्यम से, ठीक। तो इसमें परिवर्तन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है अनुकूलन पादपों की कीटों, रोगाणुओं के हमले और चराई आदि से रक्षा करता है। यदि पादप अपने आप को पर्यावरण के अनुसार ढाल लेता है तो फिर उसमें जो कीट लगते हैं पादपों में और जो रोगाणु होते हैं ये हमला कर देते हैं पादपों में या प्लांट्स में, और मतलब पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां वगैरह, घास फूस, उसको खा जाते हैं। तो इससे अनुकूलन रक्षा करता है। यदि प्लांट्स दूसरी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल ले रहे हैं तो वहाँ पर जो कीट और रोगाणु हैं उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। इसमें भी ये हेल्प करता है अनुकूलन। और प्रतिकूल परिस्थितियों में अंगों का विलग या प्रसुप्त होना संभव बनाते हैं। मतलब यदि प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, मतलब प्लांट्स के अकॉर्डिंग जो परिस्थिति है वो मिल जाती है, तो फिर ये सारी चीज़ें संभव बना देते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण होता है आपका कैक्टस और गुलाब। आपने देखा होगा कैक्टस कांटों वाला जो पौधा होता है, ठीक है। आपने सुना होगा कैक्टस के कांटों के बीच में जो घोंसला बनाने वाला पक्षी होता है वो कौन सा होता है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए यदि आप सीटेट दिए हैं। तो कैक्टस और गुलाबों में कांटों और सूलों, सूल मतलब कांटा ही होता है, तो इनके प्लांट्स आपने देखे होंगे, इनमें बहुत नुकीले कांटे होते हैं। तो ये कांटे क्यों होते हैं, तो यही है कि ये जो रोगाणु होते हैं या जो पशु होते हैं, ये चरने वाले जंतुओं से इसकी सुरक्षा करते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब कुछ प्लांट्स देखिए आप, फिर इनमें हम अनुकूलन देखेंगे कि किस में किस तरह से अनुकूलन होता है। तो आपने प्लांट्स के नाम सुने होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं, ठीक है। जो समोद्भिद पादप हैं, जैसे मीजोफाइट्स कहेंगे, तो जो पादप प्रचुर जल, मृदा, आर्द्रता वाले क्षेत्रों में उगते हैं, मतलब जहाँ पर आपका जल भी पर्याप्त हो, मृदा भी अच्छी हो और आर्द्रता हो, वहाँ पर उगने वाले पौधे समोद्भिद, मतलब समान स्थिति होनी चाहिए हर एक चीज़ की, तो क्या कहलाते हैं, समोद्भिद पादप कहलाते हैं। या शीतोष्ण क्षेत्रों में भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो जहाँ पर पर्याप्त हर चीज़ होगी तो वो क्या कहलाते हैं, वहाँ पर उगने वाले प्लांट्स आपके मीजोफाइट्स प्लांट्स कहलाते हैं, समोद्भिद पादप कहलाते हैं। दूसरे होते हैं जलोद्भिद पादप। जलोद्भिद पादप जो हाइड्रोफाइट्स इसको कहेंगे, तो ये जल की सतह पर उगते हैं। मतलब जलोद्भिद मतलब जल की सतह कह दें या जल के अंदर कह दें। तो एक क्या है, जहाँ पर जल अधिक मात्रा में होता है वो जलोद्भिद पादप हैं। इन पादपों को जल को संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये जल को संरक्षित क्यों करेंगे, जब स्वयं जल में ही उग रहे हैं तो इनको संरक्षित करने की आवश्यकता ही नहीं है। इनमें ऐसी विशेषता पाई जाती है जो प्रकाश के अवशोषण को बढ़ा देती है और पादपों तथा परिवेश के बीच गैसों का प्रभावी विनिमय प्रदान कर। तो ये आपको कुछ रटना नहीं है, बस याद रखिए जो जल में या जल निमग्न जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जलोद्भिद। कभी कभी बेसिक सा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं इसका आंसर क्या होगा। जैसे कह देंगे कि जल निमग्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं, ऑप्शन दे दिया समोद्भिद, जलोद्भिद, मरोद्भिद, तो याद रखेंगे ये जलोद्भिद पादप होते हैं। अभी हम इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे कि जलोद्भिद कौन कौन से होते हैं पौधे, समोद्भिद क्या होते हैं। अब देखिए मरोद्भिद। मरोद्भिद जो प्लांट्स होते हैं कुछ क्षेत्रों में जहाँ जल की कमी होती है, जल की कमी मतलब शुष्क स्थान, ठीक है, शुष्क आप याद रखेंगे, जहाँ जल की कमी होगी, अधिक टेम्परेचर होगा जहाँ पर, तो ऐसे स्थानों पर उगने वाले पौधे मरोद्भिद कहलाएंगे। ऐसे पादप मरुस्थल, मरुस्थल आपको पता होगा, जैसे राजस्थान क्षेत्र कह दें, राजस्थान का जो क्षेत्र है, ठीक है, तो राजस्थान तरफ जो है शुष्क मरुस्थल होते हैं, वहाँ पर आपके मरोद्भिद पौधे देखने को मिलते हैं। और इनकी जो कद या लंबाई जो होती बहुत छोटी होती है, मतलब छोटे आकार की होते हैं क्योंकि शुष्क स्थान होते हैं, ठीक है। तो ये पादप जो है मरुस्थलों, अर्धमरुस्थलों, उष्णकटिबंधीय झाड़ी और सवाना समुदायों और अन्य जितने भी शुष्क क्षेत्र हैं, यदि पूछ लें शुष्क स्थानों पर उगने वाले जो पौधे होते हैं या पादप होते हैं वो कहलाते हैं, तो वो मरोद्भिद कहलाते हैं। मरोद्भिदीय स्थितियों में उगने वाले पादपों में शुष्कानुकूलित गुण पाया जाता है जो उनके लिए इतनी रुक्ष स्थितियों में भी जीवित रहना संभव बना देता। तो जैसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि मरोद्भिद पादप इतने शुष्क वातावरण में भी जीवित रह लेते हैं किस गुण के कारण, तो उनमें जो मरोद्भिद पादप होते हैं उनमें शुष्कानुकूलित गुण पाया जाता है, ठीक है। मतलब जो शुष्कता होती है उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं।
नेक्स्ट है आपका जलोद। अब एक एक करके देखेंगे। जो जलोद्भिद पौधे हैं, हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट हैं, इनमें अनुकूलन किस तरीके से होता है। तो जलोद्भिद बेपादप, अब आप समझ गए होंगे, यहाँ बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। जो जल की सतह पर या जल के अंदर या जल निमग्न स्थानों में पाए जाते हैं वो जलोद्भिद पौधे होते हैं। अब देखिए जलोद्भिद पादप भी 3 प्रकार के होते हैं, तो ये आपने नहीं पढ़ा होगा, तो इनको आपको याद रखना है। जलोद्भिद पादप कितनी प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं प्रकार? तो पहला है मुक्त प्लावी पादप, दूसरा है निमग्न पादप और तीसरा है उन्नमज्जी पादप। ठीक है, तो पहले तो इनके नाम ही आप याद रखिए। अब ये जो मुक्त प्लावी पादप है, इन पादपों में पत्तियां कैसी होती हैं? चपटी होती हैं और इनमें वायु अवकाश पाए जाते हैं। एयर जो स्पेस होता है वो इसमें देखने को मिलता है, जो पादप को प्लवकता प्रदान करता है। अभी प्लवकता क्या होती है? तो प्लवकता का गुण के कारण ही जो पत्तियां हैं वो जल की सतह पर तैरती हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा साल्विनिया और आर्कोनिया। तो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि साल्विनिया किस प्रकार का पौधा है, तो ये आपका जो है एक प्रकार का जलोद्भिद पादप है। और जलोद्भिद में भी कौन सा है आपका? मुक्त प्लावी पादप है। नेक्स्ट है निमग्न पादप। इस प्रकार के पादपों में जड़ें पतली होती हैं, अल्प विकसित और छोटी होती। मतलब जो निमग्न है, मतलब जो जल के अंदर है, आपने देखे होंगे, जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा, तो इसकी जड़ बहुत ही पतली होती है। और ये अल्प विकसित मतलब धीरे धीरे बहुत दिनों में ये बढ़ते हैं और छोटे भी होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनको अधिक मात्रा में जल को अवशोषित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये जल के अंदर ही होते हैं। और जड़ें मिट्टी में भी धसी रहती, कभी कभी जड़ें पानी में भी तैरती रहती हैं। इसका उदाहरण है निम्फिया और नीलंबू। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आप याद रखेंगे। जो प्लावी पादप है, प्लावी पादप जल की सतह पर, मतलब जो ऊपरी सतह होती है, ठीक है, जबकि निमग्न पादप जल के बीच में भी विकसित हो जाता है, जल के अंदर भी विकसित हो जाता है। अब देखिए उन्नमज्जी पादप, ऐसे पादप जिनमें सुविकसित जड़ें नीचे मिट्टी में धसी रहती हैं या जमी रहती हैं और दृढ़ तना जल की सतह के ऊपर रहता है। ठीक है, जड़ें मिट्टी में धसी रहेंगी या पानी में होंगी और तना ऊपर रहेगा। जबकि आपका जो दूसरा वाला जो है ये निमग्न पादप जल के अंदर ही रहता है। ठीक है, उन्नमज्जी पादप ये कहलाएगा। ये पौधे जो होते हैं, उन्नमज्जी जो पादप होते हैं, ये छोटे यदि होंगे तो 2 इंच तक छोटे हो सकते हैं और लंबाई में यदि कहें तो 6 फीट तक लंबे भी हो सकते हैं। इसका उदाहरण है आपका टाइफा लैटिफोलिया। और आपके जो निमग्न पादप हैं, इसका उदाहरण है हाइड्रला। तो ये 3 प्रकार होते हैं जलोद्भिद पादप की। अब जो जलोद्भिद पादप हैं, इसमें अधिकांश अनुकूलन जल की उच्च मात्रा और ऑक्सीजन की कम आपूर्ति के कारण होते हैं। तो इनमें कौन कौन से अनुकूलन संभव है? देखिए, सबसे पहला है सुरक्षात्मक ऊतकों की इसमें कमी होती है, मतलब जो सुरक्षा देने वाले ऊतक। अब ऊतक हम आपको पढ़ा चुके, क्या कहलाते हैं? तो कोशिकाओं के समूह जो होते हैं वो ऊतक कहलाते हैं और इनके अपने अपने कार्य होते हैं। आपको पादप ऊतक, जंतु ऊतक बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है, आप पिछली क्लासें देख सकते हैं। दूसरा है सहारा देने वाले या यांत्रिक जो ऊतक होते हैं उनमें कमी होती है, अवशोषित ऊतक में कमी होती है और वायु कक्ष का इसमें विकास हो जाता है। तो ये जलोद्भिदों में अनुकूलन सम्मिलित होते हैं। तो ये तो हुआ आपके जलोद्भिद पादप। 3 प्रकार के होते हैं। जल में पाए जाने वाले पौधे जो होते हैं, एक जो सतह पर पाए जाएंगे वो प्लावी पादप कहलाते हैं, दूसरे जो आपके जल के अंदर होंगे वो आपके कौन से कहलाएंगे? निमग्न पादप। और उन्नमज्जी मतलब जो जिसकी जड़ें तो होंगी जल या जमीन के अंदर, मिट्टी में धसी होंगी और जो तना होगा वो ऊपर होता है। ठीक है, अब देखिए मरोद्भिद। मरोद्भिद मतलब जो शुष्क स्थानों में पाए जाएंगे पौधे वो मरोद्भिद होंगे। ठीक है, अब शुष्क स्थान में जैसे राजस्थान कह दिया, या जहाँ पर भी उच्च टेम्परेचर होता है वहाँ पर ये पाए जाते, मतलब नमी नहीं होती, वहाँ पर बहुत कम नमी देखने को मिलती है और ये ऐसी परिस्थितियों में भी जीवित रह लेते हैं। किस कारण से? क्योंकि इसमें शुष्कानुकूलित गुण पाया जाता है। अब इसमें जो है इन पादपों को भी 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी? तो सूखा पलायन प्रजाति, दूसरा है सूखा बचाऊ प्रजाति और तीसरा है सूखा सहनीय प्रजाति। तो यहाँ सूखा पलायन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो ये प्रजाति के मरोद्भिद पौधे होंगे, सूखा पलायन मतलब जहाँ पर सूखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेंगे, और पलायन का मतलब होता है भाग जाना, मतलब दूसरे स्थान पर ये जो होते हैं पहुंच जाते हैं। ठीक है, पलायन हो जाती हैं इनकी प्रजातियां धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही हो जाए शुष्क स्थान देखकर, नहीं, कई वर्ष लग जाते हैं। फिर सूखा बचाऊ प्रजातियां, मतलब ये जो ऐसी प्रजातियां होती हैं कि शुष्क स्थानों में भी आसानी से रह लेती हैं। और सूखा सहनीय मतलब ये सहनशीलता का इनमें गुण होता है, मतलब सूखा है, मतलब जो वृक्ष हैं तो ये छोटे छोटे होंगे बिल्कुल झाड़ियों के रूप में, तो ये सूखे को सहन कर सकते हैं, शुष्क स्थानों पे पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये बचाव का प्रयास भी नहीं करते, लेकिन ये सूखे से बचने का प्रयत्न भी करते हैं। तो ये होते हैं मरोद्भिद पौधे। नेक्स्ट है अल्पाइन पादप। ये क्या कहलाता है? तो ये आप याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं
जैसे पिछली बार आपके अधिपादप से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। अधिपादप मतलब जो दूसरे पौधों के ऊपर देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं। ऐसे पादप जो ऊंचाई वाले स्थानों पर उगते हैं अल्पाइन पादप कहलाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा कि ऊंचाई पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं, तो अल्पाइन पादप कहलाते हैं। अब देखिए, विभिन्न प्रकार की पादप प्रजातियां जो अल्पाइन क्षेत्रों में उगते हैं उनमें बहुवर्षीय घासें आ जाती हैं, नरकट आ जाता है, फुर्स आ जाते हैं, ये सब वनस्पतियां हैं आपकी। फिर कुशन पादप और लाइकेन इसमें आ जाते हैं। तो पूछ सकते हैं लाइकेन एक प्रकार का पादप है, ऑप्शन दे दिया अधिपादप है, अल्पाइन पादप है, तो कौन सा है, अल्पाइन पादप है। और लाइकेन आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध दर्शाता है, ठीक। अब ये पादप अल्पाइन जलवायु में उगते हैं और रुक्ष स्थितियों जैसे तापमान, शुष्कता और परावैंगनी विकिरण के लिए भी सुअनुकूलित होते हैं, मतलब कहीं पर भी ये पाए जा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है रेननकुलस और रेननकुलस ग्लेशियलिस, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल होता है। अब देखिए अधिपादप, अधिपादप क्या कहलाता है, तो ऐसे पादप जो किसी अन्य पादपों या वस्तु पर उसको अपना आधार मान लेते हैं और उसका उपयोग करते हुए उसके ऊपर उग जाते हैं, वो अधिपादप होते हैं। अधि मतलब दूसरे पर उगना। इनको वायु पादप भी कहा जाता है, क्योंकि यह मिट्टी से नहीं जुड़े होते, क्योंकि जब दूसरे पादप के ऊपर उग रहे हैं तो मिट्टी से इनका कोई कनेक्शन ही नहीं होगा, इस कारण से इनको वायु पादप कहते हैं। अधिपादप अन्य पादपों की शाखाओं पर, तनों पर या अन्य सतहों पर पाए जाते हैं और इनका भूमि से जुड़ाव नहीं होता है, तो ये अधिपादप होते हैं। अधिकांश अधिपादप आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, विशेष रूप से वर्षा वनों में पाए जाते हैं और इनमें भूमि की सतह के ऊपर उगने की क्षमता होती है। इससे इनको वनों में सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। अधिपादप वर्षा से जल को प्राप्त करते हैं, जिससे इनकी जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है अथवा वायु से जल वाष्प को अवशोषित कर लेते हैं। तो अधिपादप एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर होता है, लेकिन अभी आपको यही याद रखना है कि अधिपादप कहलाते क्या हैं, कहाँ पर उगते हैं। अगला है लवणोद्भिद। लवणोद्भिद मतलब जो खारे स्थानों पर या लवणीय स्थितियों में जो पौधे उगते हैं वो लवणोद्भिद पादप होते हैं और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका राइजोफोरा पादप। इसके बाद मैंग्रोव वनस्पति जो आती है, तो जब हम वनस्पतियां पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जब हम EVS के जो टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट वो स्टार्ट करेंगे तो वहाँ आपको मैंग्रोव वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति, सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे जो टॉपिक होगा उसको हम कवर करेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को शेयर ज़रूर करें, और यदि आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं MPTET वर्ग 2 मेंस एग्जाम्स के लिए तो यस एजुकेशन चैनल जो आपका अभी स्टार्ट हमने किया हुआ है केवल मैथ के लिए ही, तो आप उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और यदि आपका यहाँ पर भी कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।